स्टूडेंट, आपका स्वागत है राज कोचिंग में। और हम एक नए वीडियो के सामने फिर से आपके सामने उपस्थित हुए। और जो टॉपिक है आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, अर्थात गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। काफी फेमस है और बहुत छोटा और अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे। तो हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहे जिससे कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप इसे अच्छी प्रकार से बाद में कर सकें। तो आइए समझते हैं। देखिए, हमने इसमें पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम एक बार बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक रे ली। अब जो रे लेंगे वो फोकस से होती हुई जाए, क्योंकि जो पैरेलल होती है वो हमेशा फोकस से ही होती हुई जाती है। ये जा रही है फोकस से होती। अब हमने देखिए, हम चाहें तो आपको अलग से बना के दिखा देते हैं, क्योंकि आपको शायद इसे समझने में दिक्कत हो। तो हम आपकी फैसिलिटी की वजह से एक नया डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा समझ में आने वाला है। स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। हम वादा कर रहे हैं आपसे लगातार कि हम बाद में बोर्ड लेवल की आपकी तैयारी कराएंगे। तो आपको तो फ़ायदा है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा मटेरियल आपको देंगे और आपकी बाद में तैयारी के लिए भी हम अग्रसर रहेंगे। ये नहीं कि बीच में पीछा छोड़ देंगे, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हमारे चैनल पर कंटिन्यूअसली आपको बने रहना, जिससे कि आपको हमारी जो वीडियो है उनके नोटिफिकेशन लगातार आते रहें। और अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको बार बार वीडियो देख सकते हो। अब ये हमने कैसे लिया रे, आपको सबको दिख रही है। ये लिया सर आपने रे, हमने लिया ये पैरेलल। अगर पैरेलल ले ली हमने कोई भी रे, तो हमेशा कहाँ से होती हुई जाएगी? फोकस से। कहाँ से होती हुई जाएगी? आप देख सकते हो ये कहाँ से जा रही है? फोकस से। ये रे जा रही है हमारी फोकस से। बिल्कुल राइट है। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो हम इस पर एक परपेंडी भी ड्रॉ करेंगे जो कि ये है। चलो कलर बाद में बदल देंगे जिससे कि आपको समझ में आए। ये देखिए, ये परपेंडी, क्योंकि सारे एंगल जो मेजरमेंट होते हैं, याद रखना, जो नापे जाते हैं वो केवल अभिलंब या परपेंडी से ही मेजरमेंट किया जाता है। तो ये जो एंगल होगा, जो इंसिडेंट एंगल है, आपकी किरण है, इसके साथ जो एंगल होगा ये तो आई हुआ, और जो किरण रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है उसका ये एंगल आर होगा। बड़े ध्यान से समझना है आपको। समझ में तभी आएगा जब इसे आप ध्यान से समझोगे। वो भी डायग्राम ऑलमोस्ट वही है, कोई नया नहीं है, बट उसको थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने आपके सामने ड्रॉ भी कर दिया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कमेंट में, सर आप डायग्राम हमेशा सामने बनाया करो, तो इसीलिए हमने ये आपके सामने रख दिया। आपने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ लिए होंगे, क्योंकि यहाँ टॉपिक तक पहुंचने से पहले यह परावर्तन के नियम, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ, अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन लॉ, एंगल आई किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल आर के। यह आपने पढ़ा है, एंगल आई किसके इक्वल होना चाहिए? आर के। तो इसे हम ए बी और यह नाम देते हैं आपका ए बी सी है, पी हमारा यहाँ रहेगा, और यहाँ आपको नाम दे देते हैं हम डी नाम दे देते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं, जो आप नाम दोगे उसी के हिसाब से हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपके समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से आगे बढ़े। गुड भाई, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये रूल है इसका। अब आप देखें, ये रे इसके पैरेलल है, बिल्कुल आप समझ रहे हो, तो एक जेड की शेप बन रही है। अब आपको पता है अल्टरनेट, ये एंगल क्या होता है? इसके इक्वल होता है, होता नहीं होता है? तो वही प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर भी। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अच्छा ही है। ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के इक्वल होगा। मतलब इसका जो नाम होगा एंगल, क्या बोलेंगे? बी डी एफ। बी डी एफ इक्वल किसके होगा बच्चों? ये बोलो, बी डी एफ एंगल इक्वल होगा, बोलो, डी एफ सी के। बिल्कुल समझ में आ रहा है? एंगल किसके होगा? डी एफ सी के। एंगल डी एफ सी के, एक बार और समझ लो, डी एफ सी के।
अब तुम्हें एक थ्योरम में या प्रीमी में ये बताया गया होगा, अगर भाई ये एंगल हमारा प्रूव हो चुका है, ये एंगल आई के इक्वल है, ये एंगल आई के इक्वल है, और ये एंगल अभी प्रूव हो रहा है कि एंगल जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है दो एंगल इक्वल हो रहे हैं। दोबारा समझ लो एक बार, देखिए हम थोड़ा गलत पॉइंट पे, हालांकि ये प्रूव नहीं होगा, एक बार और समझ लें जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। देखिए ये एंगल जेड की शेप में, सॉरी ये एंगल होगा, तो इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल बी डी, क्या एंगल बी डी सी इक्वल होगा किसके, डी सी एफ के, किसके होगा, डी सी एफ के। बिल्कुल ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि जेड का शेप आ रहा है, पता है आपको, ये वाला जैसे ये एंगल होता है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, उसी प्रकार ये एंगल इसके इक्वल होगा, टू एंगल हमारा ये एंगल आई के इक्वल हो रहा है। अब ये बताइए अगर कोई ट्राइंगल है जैसे कि डी सी एफ, कौन सा ट्राइंगल है, डी सी एफ, इसके टू एंगल इक्वल है तो इनकी जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल ही होंगी। ये हमें थ्योरम है, क्योंकि हम मैथ तो पढ़ना रहे फिर भी हम इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं आपको कि आप इसको अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये पता है आपको, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो साइड है सी एफ वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डी एफ के, किसके होनी चाहिए, डी एफ के, किसके इक्वल होनी चाहिए, डी एफ के। समझ में आएगा, सी एफ क्योंकि इनके ये एंगल है इक्वल। अब एक आपको एजुप्शन करना पड़ेगा, बहुत छोटा है, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे मिरर या दर्पण बहुत ही छोटे होते हैं, तो उसमें हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि डी और पी काफी नियर होंगे। अगर ये पॉइंट नियर है डी और पी, भाई ये एजुप्शन है हमारा, ये आप याद रखोगे। अगर रीजन लिखना चाहो इसका, अपोजिट साइड वाला लिख सकते हो, इक्वल होती हैं, ठीक है भाई। दोबारा समझो, ये इतने पतले या इतने छोटे होते हैं कि डी और पी में डिफरेंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारा जो एफ पी है, क्या है, एफ पी है, वो किसके इक्वल हो सकता है, बोलो बोलो, एफ डी के। मतलब इनमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आता। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। क्लियर आया समझ आप सभी को, आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं, फिर से समझाएंगे। अब जो हमारी पीसी है, देखो ध्यान से, जो पीसी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सी एफ प्लस बोलो पी एफ, क्या लिख सकते हैं, सी एफ प्लस पी एफ, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता होगी आगे जाके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखें, अब ये जो पीसी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये डिस्टेंस क्या होती है, आर, वक्रता त्रिज्या हिंदी में बोलते हैं, टेंशन मत लो, समझा रहे हैं, और फोकल लेंथ हमारी एफ होती है। तो हम इन वैल्यू को अब रखेंगे, पीसी हमारी क्या है, सीधा सीधा आर, सी एफ, जो सी एफ है और पी एफ, समझ में आ रहा है, सी एफ और पी एफ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, सी एफ और पी एफ। अब तुम्हें पता है कि सी एफ और पी एफ एक ही है, क्योंकि इक्वेशन से, तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसमें सी एफ को भी हम पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ प्लस पी एफ, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पी एफ और प्लस 2f और r, ये रहा आपके सामने। तो अगर f लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, r/2, क्या लिख देंगे, r/2। टेंशन ना ले, मैं एक बार और समझा दूंगा आपको, कंफ्यूज होने में बहुत प्रॉब्लम होती है इसको समझने में, तो मैं इसे दोबारा समझा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई देखिए दोबारा देख लें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है कि भाई हमने यहां करा इसमें थोड़ा सा वर्क, सी एफ, भाई सी एफ कौन सी है हमारी ये, और पी एफ के इक्वल हमने, पी एफ तो हमारी थी, भाई तुम्हें पता है कि डी एफ और पी एफ बराबर है। एक बात सुनो,
सी एफ इक्वल किसके थी, डी एफ के, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये तो अपोजिट साइड थी, ये इक्वल थी, ये तो आपको पता है। अब जब सी एफ डी एफ के इक्वल है और एफ डी किसके इक्वल आएगी, पी एफ के, तो बात तो वही हुई। मैंने एक साथ ही पी एफ को क्या लिख दिया है यहाँ, पी एफ सॉरी सी एफ को मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया है, पी एफ, क्योंकि ये डी एफ के इक्वल है और डी एफ पी एफ के इक्वल है। इक्वेशन में देख लो ऊपर जा करके, तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने आपको बड़े अच्छे तरीके ढंग से इसे समझाया, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लें, एक बार सेल्फ करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। देखिए बच्चों, हम केवल ओरली फिजिक्स को नहीं समझ सकते, हमको फिजिक्स को समझने के लिए सेल्फ भी वर्क करना होगा। तो आप खुद भी करें तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो कंटिन्यू देखा।